हेलो स्टूडेंट, मैं आफाक अहमद कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण शुरू करने जा रहे हैं। रोज़ाना मैं आप लोगों को वीडियो पर शेयर करूंगा जो आप लोगों को देखना है, और अगर उसमें कोई डाउट हो आप लोगों को तो वो आप अपने पास लिख कर रखिए। 5वें, 6ठे या 7वें दिन आप लोगों की एक ऑनलाइन क्लास लूँगा जिसके ज़रिए से आप लोग अपने वो डाउट रख कर क्लियर कर सकते हैं। रोज़ाना आप लोगों को कोशिश करूँगा कि 1 या 2 सवाल भी आप लोगों को दूँ जो आप लोग डायरेक्ट अपनी फेयर कॉपी में लिख लें और उसको याद भी कर लें, ताकि आप लोगों को एक साथ कॉपी कंप्लीट करने का बर्डन भी ना बने और आप लोगों के नोट्स भी तैयार होते जाएं। तो शुरू करते हैं हम लोगों की आज की पहली क्लास, रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। इसमें हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब भी 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, हम लोग हमारे दैनिक जीवन में कुछ इस तरह की चीज़ें रोज़ाना देखते हैं कि जब हम 1, 2 या 4 या 5 या 6 या ज़्यादा, इससे ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलाते हैं और उसको मिलाने के बाद में कोई क्रिया करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं या खाली मिला देते हैं, तो इन सब चीज़ों के बाद में हम लोगों को कोई एक नया पदार्थ मिलता है, एक नई चीज़ मिलती है। इसी क्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि लोहा, जब हम लोग बहुत लंबे टाइम तक लोहे को खुले में रख देते हैं तो पानी से या नमी से और हवा से उसके ऊपर जंग लगने लग जाता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह हम लोग अगर अंगूर आप लीजिए, बाज़ार से ख़रीदिए और उसको कुछ दिन तक बाहर रखे रहिए खुली हवा में, आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि उसके अंदर जो पानी होता है वो ख़त्म होने लगेगा और वो सिकुड़ने लगेगा, है ना। और वो सिकुड़ कर थोड़े दिन बाद ख़राब हो जाएगा या कुछ दूसरी चीज़ों में फंगस लगने लग जाएगी। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें अंगूर या उसके अंदर मौजूद पदार्थ ने हवा में मौजूद ऑक्सीजन और दूसरी चीज़ों से क्रिया करके और उसको सड़ा दिया। इसी तरह हम लोग देखते हैं दही है, हम लोग दूध लेते हैं, उसको फाड़ कर उसमें थोड़ा सा कोई खटास डालकर उसको फाड़ते हैं और उसके बाद में उसको एक दिन के लिए रख देते हैं, तो वो क्रिया करके और वो अलग ही पदार्थ बन जाता है जिसे हम लोग दही कहते हैं। तो दही का जमना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह दूध है, अगर आप दूध में कुछ भी खटास ऐसी चीज़ डाल देंगे तो आप देखेंगे कि वो फट जाएगा, वो चाय बनाने के काम में नहीं आएगा और ना पीने के काम आएगा। तो ये क्रिया भी एक रासायनिक क्रिया है जिसमें दूध ने किसी खटास चीज़ से क्रिया करके एक तीसरा ही पदार्थ बना लिया। इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसमें जो तत्व आपस में मिलते हैं उनको हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो चीज़ आखिरी में हम लोगों को प्राप्त होती है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। अभिकारक 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं या इससे ज़्यादा, जिस तरह की हम लोग की चीज़ है उससे ज़्यादा भी बनकर कुछ भी ज़्यादा हो सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को डेली रोज़ाना के आपके जीवन से लेता हूँ, वो है चाय का बनाना। हम लोग चाय बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग शक्कर भी डालते हैं, चाय पत्ती भी डालते हैं, फिर दूध भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं। तो ये हम लोगों के जो चीज़ें हम लोग डाल रहे हैं ये हो गया हम लोगों का ये हो गया हम लोगों के अभिकारक। इन सब को हम लोग अच्छे से पकाते हैं और उसके बाद में आखिर में हम लोगों को 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक तो चाय बनती है, दूसरा जो चाय की पत्ती है वो आखिर में बच जाती है। तो ये हम लोगों को 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर हुई है तो उसके बाद में हम लोग कैसे पता लगा पाएंगे कि इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसके यहाँ पर 4 चीज़ें दे रखी है जिसके ज़रिए से हम लोग पता लगा सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या तो अभिकारक जो था और उत्पाद जो हम लोग के पास बना है, उन दोनों की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है चारों चीज़ें एक साथ मौजूद हों, इन चारों में से कोई एक चीज़ भी मौजूद होगी तो हम लोग बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहली चीज़ है जैसे अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन 3 अवस्था में हम लोग जानते हैं कि तत्व 3 अवस्था में पाए जाते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस अवस्था में। अब उत्पाद किसी भी एक अवस्था में हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को मान लेता हूँ कि दूध है। मैंने दूध को जो है दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने पानी लिया और पानी को
जो है एक ट्रे में या किसी एक बर्तन में मैंने रख दिया और उस बर्तन को उठाकर मैंने फ्रीज़ में रख दिया। एक टाइम तक के उसमें फ्रीज़ के जो फ्रिज में जो उसकी ठंडक है उसके ज़रिए से उसके साथ में उसकी रिएक्शन होगी और वो पानी ठोस अवस्था में यानी बर्फ़ में बदल जाएगा। तो एक तो चीज़ ये होती है कि अवस्था परिवर्तन हो जाता है। हम लोग कोई भी चीज़ लें उसको उबालें, बहुत ज़्यादा उबालेंगे तो हम लोग देखेंगे उसमें से गैसेस निकलने लग जाती हैं, है ना, या कोई चीज़ वाष्पीकरण होने लग जाता है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। पानी था उसको बहुत ज़्यादा उबाला, बहुत ज़्यादा 100 डिग्री प्लस हम लोग उसका टेम्परेचर लेकर गए, उसको उबाला तो उसकी जो अवस्था थी वो परिवर्तित हो गई। वो पानी जो हमारा लिक्विड अवस्था में था या तरल अवस्था में था वो जो है एक गैस अवस्था में बदल गया। दूसरी चीज़ होती है रंग का बदलना। कई क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग उसको क्रिया कराने के बाद में उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। छोटा सा एग्जांपल दैनिक जीवन से मैं आज सारे एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे चाय हम लोग बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपस में जब हम मिला देते हैं और उसको जब तैयार हो जाती है तो उसका एक अलग ही कलर हम लोगों को मिल जाता है। तापमान में परिवर्तन तीसरी चीज़ है जो रासायनिक अभिक्रिया का पता बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, वो है तापमान में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया अगर हुई है उसका पता खाली तापमान से लगता है, या तो उसके उत्पाद का जो तापमान था, उसके अभिकारक का जो तापमान था और उसके उत्पाद का जो तापमान था, उन दोनों में हम लोगों को एक डिफरेंस मिलेगा। या तो उसका तापमान बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। अगर हम लोग चीज़ को अच्छे से उबाल रहे हैं, उसको ज़्यादा तपा रहे हैं तो उसका तापमान बढ़ जाएगा। और जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि हम लोग पानी से बर्फ़ बनाते हैं तो उसमें उसका तापमान जो है कम हो जाता है। इसी तरह से है गैस का निष्कासन या उत्सर्जन। कई ऐसी अभिक्रियाएँ हैं जिसमें अभिक्रिया होने के बाद में जब उत्पाद बन जाता है तो उसके बाद में उसमें से गैस निकलने लग जाती है या गैस निकल जाती है। वो ज़रूरी नहीं हम लोगों को गैस निकलती हुई नज़र आए, लेकिन कई गैसें ऐसी होती हैं जिसके बू के ज़रिए से या जिसकी सुगंध के ज़रिए से हम लोग पहचान पाते हैं कि इसमें से कोई गैस निष्कासित हो रही है, निकल रही है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं हम लोग ये देखते हैं। कोई भी रासायनिक क्रिया हुई है तो उसमें अभिकारक और उत्पाद जो थे उनको इस तरीके से जमाना कि उसका प्रतीकात्मक निरूपण, यानी उसके जो प्रतीक हैं उन सबको एक अच्छे अंदाज से जमाना, इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें एक तरफ तो अभिकारक लिखे जाते हैं और एरो जिस तरह का लगाया है इस ऐसा, या फिर बराबर का जो साइन लगाते हैं हम लोग मैथ्स में, इस तरह का साइन, इन दोनों के बाद में हम लोग उस उत्पाद लिखते हैं, है ना। यानी उल्टे हाथ की तरफ हम लोग अभिकारक लिखते हैं और सीधे हाथ की तरफ हम लोग जो बना हुआ आखिरी का उत्पाद होता है वो लिखते हैं। इसका आसान तरीका तो यही होता है कि हम लोग उस पदार्थों के नाम लिख दें। जैसे मैंने इसमें लिख रखे हैं एग्जाम्पल में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और हम लोगों को जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्चुअल में हम लोगों ने इसमें एक अभिक्रिया जो ये की है कि एक मैग्नीशियम रिबिन हमने ली है और मैग्नीशियम रिबिन को जलाया है हवा की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो मैग्नीशियम रिबन थी और ऑक्सीजन उपस्थित थी, जब उसको जलाया तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी, उसमें सफ़ेद लो निकलेगी और कुछ चूर्ण या हम लोग जिसे बोलते हैं सीधे से भाषा में ऐश, जो राख जो बच जाती है बाद में, वो राख हम लोग जब चेक करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख होगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो राख हम लोगों को प्राप्त हुई है वो उत्पाद है। और जो चीज़ जिसको हम लोगों ने पहले जलाया था यानी मैग्नीशियम, और चूँकि जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़रूर होती है तो ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ें हम लोगों की हो गई अभिकारक। अब जितने भी तत्व प्राकृतिक में मौजूद हैं उन सब के लिए साइंटिस्ट ने एक प्रतीक बना रखा है। जैसे मैग्नीशियम के लिए Mg जो आप लोगों को नज़र आ जाएगा, ऑक्सीजन के लिए O2, है ना। इसी तरह जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो उसका जो फार्मूला होता है वो MgO होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हम लोग इन सब अभिकारक और उत्पाद को एक साथ जमा लेते हैं और इस प्रतीकात्मक निरूपण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, देखिए रासायनिक समीकरण तो बन गई लेकिन उसको संतुलित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में एक चीज़ पढ़ी होगी, वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी शुरू में हम लोगों ने जितना पदार्थ लिया, आखिरी में हम लोगों को जो उत्पाद प्राप्त होगा उन दोनों का जो वज़न होगा वो बराबर होगा।
मैंने जितनी शक्कर ली, जितनी पानी लिया, जितना जो है दूध लिया, जितनी चाय पत्ती ली, इन सबको अगर मैं वज़न करूं और आखिरी में जो मेरे पास चाय और चाय पत्ती जो बचती है उन दोनों का वज़न करूं तो ये दोनों वज़न जो है आपस में बराबर होंगे। यानी ये हम लोगों के डेली जीवन के हिसाब से, लेकिन अगर हम लोग उसको विज्ञान के हिसाब से देखें तो जितने परमाणु मैंने उत्पाद में लिए हैं उतने ही जितने परमाणु मैंने अभिकारक के लिए हैं उतने ही परमाणु मुझे उत्पाद में प्राप्त होना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को इससे पहले वाली एक रिएक्शन बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मैंने जो रिएक्शन कराई थी, इसमें मैंने जो नीचे जो रासायनिक समीकरण लिखा है ये गलत है ना। गलत कैसे है? क्योंकि मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दो चीज़ों को मैंने रिएक्शन करवाया, लेकिन मैंने मैग्नीशियम का खाली एक परमाणु लिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। मैंने मैग्नीशियम का खाली एक परमाणु लिया है, लेकिन ऑक्सीजन के मैंने दो परमाणु लिए हैं। लेकिन अगर मैं उत्पाद की तरफ देखता हूँ तो यहाँ पर मैग्नीशियम का भी एक ही परमाणु है और ऑक्सीजन का भी एक ही परमाणु है। तो इस चीज़ से मैग्नीशियम तो एक हो गया, लेकिन ऑक्सीजन दो होना चाहिए थे हमें उत्पाद की तरफ, लेकिन एक ही है इसमें। तो ये जो रासायनिक समीकरण है ये बैलेंस नहीं है, या यूँ कहा जाए कि रासायनिक समीकरण जो है संतुलित नहीं है। तो कोई भी रासायनिक समीकरण का संतुलित होना ज़रूरी है, वरना हम लोगों के रासायनिक समीकरण गलत कही जाती है। मैंने आप लोगों को इस तरफ दो एग्जाम्पल समझाए हैं, है ना। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मैंने मिलाया है। कभी हम लोग इसको इस तरह बनाएंगे, मैंने उत्पाद में दो मैग्नीशियम के जो है परमाणु लिए हैं और ऑक्सीजन के मैंने दो परमाणु लिए हैं। इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। इसमें आप देख सकते हैं उत्पाद में आप लोग देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के भी दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन के भी दो परमाणु हैं। इन दोनों के आगे देखिए दो का जो दो लगा हुआ जो है ये मैग्नीशियम को भी दर्शा रहा है कि दो हैं और ऑक्सीजन को भी दो दर्शा रहा है। हम लोग अगर हमारे अभिकारक में देखेंगे तो यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन भी दो है और मैग्नीशियम भी दो है, ठीक है। इसी तरह मैंने नीचे पानी बनाया है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मैंने मिलाया तो हम लोगों का पानी बना। पानी का जो है समीकरण, पानी का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। पानी का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। तो मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया है। इसमें मैंने हाइड्रोजन के दो परमाणु लिए हैं और ऑक्सीजन को चार परमाणु लिए हैं। आप देख रहे हैं कि दो, O2 में दो और दो मैंने आगे लगाया, तो चार परमाणु लिए हैं। अब हम लोग इस तरफ देखते हैं। अच्छा, मेरी गलती हो गई है। इसमें 2H2 प्लस O2 इजिकल्स टू 2H2O आएगा। ये मेरी गलती हो गई। तो इसमें हाइड्रोजन के मैंने चार परमाणु लिए हैं और ऑक्सीजन के दो परमाणु। अब हम लोग इसको अगर उत्पाद में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के चार परमाणु हो रहे हैं यहाँ पर और ऑक्सीजन के दो परमाणु हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग केमिकल जो भी रिएक्शन लिखते हैं उसको बैलेंस करते हुए चलते हैं, उसको संतुलित करते हुए चलते हैं। ये ज़रूरी होता है, वरना हम लोगों की केमिकल रिएक्शन गलत हो जाती है। कैसे समीकरण को संतुलित करना है ये आप लोगों को मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों के जो भी डाउट हो वो आप लिख कर रखिए। इसके बाद में एक क्लास हम लोग लेंगे जिसमें आप लोगों को डाउट पूछ सकते हैं आप लोग, और अगर आप लोग इसके अलावा भी चाहें तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे बात करके और अपने डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।